गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा चैप्टर 1 पावर शेयरिंग पार्ट 1 ए। पार्ट 1 ए इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है कि पावर शेयरिंग क्या होता है। साथ ही साथ मैंने वहां पर साउथ एशियन कंट्री श्रीलंका और यूरोपियन कंट्री बेल्जियम्स की एथनिक कंपोजिशंस के बारे में भी मैंने डिस्कस किया है। मैंने वहां पर यह भी आपको बताया है किस प्रकार से बेल्जियम में वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने जब 1950 और 1960s के समय में जब वहाँ पर डच स्पीकिंग लोगों को ये महसूस होने लगा कि उनके मुकाबले में फ्रेंच स्पीकिंग जो संख्या के दृष्टिकोण से माइनॉरिटीज हैं वह इकोनॉमिक दृष्टिकोण से और एजुकेशनली काफ़ी उनसे वो आगे निकल चुके हैं और उनका दबदबा और प्रेशर हर जगह कायम है और ये तनाव का एक बहुत बड़ा कारण बन गया। अब ब्रुसेल्स को लेकर तो और भी बन जाता था उनको लेकर। संख्या हमारी ज़्यादा है लेकिन ब्रुसेल्स में उनका अधिकार है, उनकी संख्या ज़्यादा है। तो इस पार्ट में जो हमारा डिस्कस का जो डिस्कस होगा वह इन्हीं दोनों ही गवर्नमेंट यानी साउथ एशियन कंट्री श्रीलंका और यूरोपियन कंट्रीज बेल्जियम में वहाँ के डेमोक्रेटिक लीडर्स के द्वारा या पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा वहाँ की जो विभिन्नताएं थी वो लैंग्वेज के रूप में या कल्चर के रूप में उसको देखते हुए कौन से स्टेप उठाए गए, ये हमारा सब्जेक्ट आज का डिस्कस का विषय है। तो मैंने आपको बताया बेल्जियम। तो पहला उदाहरण लेते हैं बेल्जियम का। बेल्जियम के लीडर्स इस बात को महसूस करने लगे थे। द बेल्जियन लीडर्स रिकॉग्नाइज द एक्सिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। उन्होंने इस बात को रिकॉग्नाइज कर लिया कि हमारे यहाँ डिफरेंसेस हैं, कल्चरल भी हैं और लैंग्वेज बेस्ड भी है। अगर हमने इसको सॉल्व नहीं किया तो हमारे देश में टेंशन तनाव पैदा हो रहा है और बहुत ज़्यादा वो आगे बढ़ सकता है और हो सकता है कि देश लैंग्वेज के नाम पर जो है वो टूट भी जाए। तो इन्होंने समय के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए हैं। 1970 से लेकर 1993 के बीच में 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का यह परिणाम निकला जैसा कि जो उठाया गया कदम, पहला कदम था उनका कॉन्स्टिट्यूशन prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government। उन्होंने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि जो बेल्जियम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उस गवर्नमेंट में संख्या के आधार पर नहीं बल्कि दोनों ही कम्युनिटीज के जो मिनिस्टर बनेंगे वो इक्वल होंगे, यानी फ्रेंच भाषा भाषी और डच भाषा भाषी भी इक्वल मात्रा में ही होंगे, यानी समान मात्रा में होंगे। तो अब इस कदम को उठाने से क्या हुआ, महत्वपूर्ण परिणाम निकला इसका कि अब उन दोनों के बीच में जो दूरियां थी वह दूरियां कम होने लगी। यानी इस बात को बेल्जियन लीडर ने स्वीकार किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी उस सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों ही भाषा भाषी यानी फ्रेंच और डच भाषा भाषी के मिनिस्टर जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक इसी प्रकार से दूसरा कदम उठाया गया और नंबर ऑफ पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर उन्होंने इस बात को भी एक्सेप्ट किया कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स जो बनेंगे, जो स्टेट हैं, उन स्टेटों को जो अधिकार जो चाहिए वो अधिकार पूर्ण रूप से दिया जाएगा और जो डिसीजन लेना चाहते हैं एक संविधान के दायरे में रहते हुए डिसीजन लेंगे और उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी भी प्रकार का बंदिश नहीं होगा। यानी एक ऑटोनोमियस स्टेट होगी जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल कोई कंट्रोल उन दोनों क्षेत्रों में, उन दोनों स्टेट्स में नहीं होगा और वहाँ के लीडर्स अपने स्वतंत्र होकर अपने डिसीजन ले सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर। तीसरा कदम उन्होंने उठाया कि ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशंस। अब ब्रुसेल्स चूंकि बेल्जियम एक महत्वपूर्ण शहर है, एक महत्वपूर्ण सिटीज है वहाँ पर ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स में अधिकांश आबादी जिनकी थी, जो संख्या के दृष्टिकोण से बेल्जियम में आबादी जिनकी कम थी
यानी फ्रेंच भाषा भाषी लोगों को वहाँ दबदबा था, और जो जिसके देश में संख्या ज़्यादा थी उनकी उस देश में संख्या काफ़ी कम थी। जब उन लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट में इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों ही कम्युनिटी के लोग जो होंगे उस सेम संख्या, दोनों ही लैंग्वेज के बोलने वाले लोग जो होंगे वो सेम संख्या सेम नंबर में होंगे, तो ब्रुसेल्स में भी फ्रेंचों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि यहाँ पर भी दोनों भाषा भाषी बोलने वाले लोग जो होंगे वो इक्वल नंबर में होंगे। एक काफ़ी ही महत्वपूर्ण कदम था। इन लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सेप्ट किया और फ्रेंच भाषा भाषियों ने ब्रुसेल्स में स्वीकार किया। थर्ड, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड। कम्युनिटी तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो कदम उठाया गया वहाँ पर, जो नेक्स्ट जो कदम उठाया गया तो वो था कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट बिल्कुल ही लोगों के लिए नया था। अब कोई कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी वो एक लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की होगी, वही लैंग्वेज बोलने वाले लोग ही उसे चूज करेंगे। और ये कौन हो सकते हैं? तो ये पहले फ्रेंच भाषा भाषी बोलने वाले लोग हो सकते हैं, अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट बना सकते हैं। सेकेंड, जो डच भाषा भाषी बोलने वाले लोग और जर्मन भाषा भाषी बोलने वाले कम्युनिटी गवर्नमेंट बना सकते थे, अपना बनाएंगे। एकदम तीनों ही को जो है वो अधिकार दे दिएगा, तीनों ही भाषा भाषी बोलने वाले लोग को अपने अपने वो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे। और किस चीज़ में डिसीजन लेंगे? कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। ये तीन महत्वपूर्ण चीज़ें, यानी कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज इशू, इन तीन महत्वपूर्ण चीज़ों पर ये इन कम्युनिटी गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया कि वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण कदम बेल्जियंस लीडर ने देश की आवश्यकताओं को देखते हुए, लोगों के बीचों की आवश्यकताओं को देखते हुए कदम उठाया, वो काफ़ी ही सराहनीय रहा। हालांकि बेल्जियन मॉडल काफ़ी समझने में काफ़ी दिक्कत प्रॉब्लम होता है खुद वहाँ के लोगों के लिए भी, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कदम उठाया इससे एक परिणाम तुम सामने आया, जो उसका इफेक्ट हुआ कि जो बेल्जियम में लैंग्वेज के आधार पर जो तनाव या कम्युनिटी के आधार पर जो तनाव या टेंशन बना हो रहता था वह दूर हो गया, और वह तनाव कभी कभी सिविल वार को भी जन्म दे सकता था। इस चीज को लिए बराबर के लिए बेल्जियंस लीडर ने अपने समझदारी से विवेकपूर्ण डिसीजन के द्वारा इस चीज को सदा के लिए खत्म कर दिया गया, और आज ब्रुसेल्स जो है यूरोपियन लीग का जो है वो सेंटर है। तो इस प्रकार से वहां पर लोगों ने अपने डिसीजन के लिए। अब हम सेकंड लेंगे, यानी जो कदम बेल्जियन लीडर्स ने उठाया उसका परिणाम जो है काफी अच्छे रहे। थर्ड, श्रीलंका। अब सेकंड हम लोग जो लेंगे श्रीलंका में क्या क्या कहता है कि आफ्टर सिन्हाला कम्युनिटी हैड सिक्योर्ड मेजॉरिटी दे नाउ वांटेड टू डोमिनेट द गवर्नमेंट। यानी जब 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ और इसके बाद डेमोक्रेटिक वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया, जब चुनाव होता है तो स्पष्ट था कि सिन्हाला की आबादी 74% थी वहाँ पर, और उन्हीं की पार्टी जो है वो चुनकर आई। और इन लोगों ने जो कदम उठाया, यानी सिंहली जो थे, श्रीलंका में रहने वाले जो थे, उन्होंने जो कदम उठाया, अब वो क्या था, यानी पॉलिटिकल लीडर्स जो वहाँ पॉलिटिकल पार्टियाँ थी, अब स्पष्ट था कि जिनकी 74% आबादी हो, उन्होंने मेजोरिटी थ्योरी को अपनाया। अब ये थ्योरी क्या मानता है कि हमारी ही दबदबा रहना चाहिए, दूसरे अल्पसंख्यक की उनके नज़रों में कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू जो नहीं, यानी इन्हीं का डोमिनेंस या डोमिनेंट उनका अदर्शत्व होना चाहिए। तो इन्होंने जो कदम उठाया, पहला कि इन 1956 सिन्हाला वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। इन लोगों ने, यानी श्रीलंका के जो लीडर्स थे, उन लोगों ने बेल्जियन मॉडल के अनुसार या बेल्जियन लीडर्स के जो समझदारी के साथ जो उन्होंने कदम उठाया था, उन्होंने ऐसा कदम नहीं उठाया। उन्होंने बल्कि 1956 में उन्होंने कहा श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा, वो सिंहली होगा, सिन्हाला होगा। सेकेंड, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फेवरिंग सिन्हाला ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। अब उन लोगों ने कुछ ऐसे प्रेफरेंशियल स्टेप उठाना शुरू किए जिससे सिंहलियों को ज़्यादा फायदा होना शुरू हो गया।
यूनिवर्सिटी में उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेंस अपनाया गया। जॉब के लिए भी अधिक, जॉब के लिए अगर जॉब भी होना था तो वहाँ पर ज़्यादा पक्ष अगर लिया गया तो सिंहलियों के लिए लिया गया। तो इस प्रकार से जो कदम है, यानी पहला कदम आप देख रहे हैं किस प्रकार से उन्होंने सिंहली को वहाँ की राष्ट्रभाषा बनाया। सेकंड आपने देखता है कि वो कदम उठाते हैं, प्रेफरेंस किसको देते हैं तो सिंहलियों को देते हैं, तमिलों को नहीं देते हैं। और थर्ड देखते हैं कि अंडर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज स्टेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। अब श्रीलंका का राष्ट्रीय धर्म बन गया बौद्ध धर्म, और इसको बढ़ाने के लिए वो कदम उठाया जाएगा। इसको प्रचार के लिए, बढ़ाने के लिए इसके कदम जो है वो श्रीलंकन गवर्नमेंट जो उठाएगी। अब आपको 74% वहाँ पर सिंहली रहते हैं, बाकी 26% तो अदर रहते हैं। अब सोचिए क्या 26% को आप क्रॉस करके आगे बढ़ सकते हैं? क्या उनकी अपना भाषा नहीं है? क्या उनकी अपने रिलीजन्स नहीं है? क्या उनको अपने क्षेत्र से लगाव नहीं था? तो ऐसे कंडीशंस में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, जो सिंहली बेस्ड गवर्नमेंट हुआ करती बेस्ड थी, उन्होंने जो कदम उठाया निश्चित रूप से श्रीलंकन तमिल को उससे दूर किया, अलगाव बनाना शुरू किया, और उन्हें महसूस होने लगा कि हम देश में रहने वाले क्या दोयम दर्जे के नागरिक हैं। तो इस प्रकार से जो रिजल्ट जो निकला, जो श्रीलंकन लीडर्स ने, श्रीलंकन पॉलिटिकल पार्टी ने जो कदम उठाए, उसका रिजल्ट क्या निकला? These measures increase the feeling of alienation among Sri Lankan Tamils, जैसा कि मैंने आपको बताया। Second, the Sri Lankan Tamils started a struggle for Tamil official language, Tamil as official language, regional autonomy, equality of opportunity in education and jobs। अब इन लोगों ने भी 3 महत्वपूर्ण चीजों को शुरू किया। एक किसके लिए स्ट्रगल को शुरू किया? स्टार्ट स्ट्रगल तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज, रीजनल ऑटोनॉमी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स। अब इन लोगों ने भी कहा कि हमारी भी तमिल भाषा को एक राजभाषा के रूप में दर्जा दिया जाए। साथ ही साथ रीजनल ऑटोनॉमी, हमारे एरियाज जो हैं, जो खासकर पूर्वी ईस्टर्न और नॉर्थ एरियाज में श्रीलंका तमिल बसे हुए थे, उसे ऑटोनॉमी दिया जाए। और इक्वलिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है दिया जाए, किसमें? एजुकेशन के क्षेत्र में भी और जॉब्स में, इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होना चाहिए। क्या इनकी डिमांड जायज नहीं है? थोड़ा सोचिए आप। आखिर उसी देश के ये निवासी हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं। अगर बाहर से भी गए भी हैं, कुछ तमिल अगर हैं, तो वो अपने देश को मान चुके हैं और बहुत वर्षों से वहाँ पर रह रहे हैं। और श्रीलंकन जो सिंहली जो थे, उन्होंने जो कदम उठाया, क्या वो सही था? थोड़ा सोचें। बेल्जियम को आप कंपैरिजन कर रहे हैं एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इनकी या श्रीलंकन पॉलिटिकल पार्टीज ने इनकी बातों को सुना भी नहीं, दिखाया भी नहीं, और ये टेंशन दिनों दिन जो है वह बढ़ते चले गया। और अंततः वहाँ पर लिट्टे जैसे पॉलिटिकल पार्टीज या आतंकवादी ग्रुपों का भी उठना शुरू हुआ। अनेक पॉलिटिकल पार्टीज तमिलों का बने, और अंततः अपनी मांगों के लेकर इनके बीच में एक सिविल स्ट्राइक होता है, यानी एक सिविल वार होता है। अब सिविल वार क्या है? जब एक ही देश में रहने वाले 2 कम्युनिटी जो हैं आमने सामने आकर जब संघर्ष करना शुरू होता है, तो सिविल वार होता है, यानी गृह युद्ध हो जाता है। और तमिल अपने बातों के लिए प्रतिज्ञ थे कि हमारी बातों को माना जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने, श्रीलंकन सिंहलियों ने नहीं माना। वही श्रीलंका जो अनेक ह्यूमन इंडेक्स में हमसे काफ़ी ज़्यादा इंडियन से या नेपालियन से आगे हैं, वो आज गृह युद्ध में फंसा हुआ एक कंट्रीज है, जो आज भी तमिलों को वो अधिकार नहीं दे पाया जो उन्हें देना चाहिए था। तो मैंने आपको बेल्जियम और श्रीलंका का जो कंपेरिजन किया है, मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। और साथ ही साथ मैंने बताया है कि दोनों ने जो स्टेप उठाए, बेल्जियन लीडर ने और श्रीलंका लीडर्स ने जो स्टेप उठाए, बेल्जियम के लिए वह फायदेमंद होता है, देश के लिए अच्छा होता है, वहाँ के इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए अच्छा होता है, और अन्य सारी चीज़ों के लिए भी अच्छी होती है। लेकिन श्रीलंकन लीडर्स ने या पॉलिटिकल पार्टी जो स्टेप उठाए, वह उनके देश के लिए सही नहीं रहा, और अंततः सिविल वार हुआ। ओके।